Hi, this is Disha Hatwari and you're watching the Beauty Canvas by Dr. Hitasha Patil on UCN, जहाँ बात होती है स्किन और हेयर से जुड़ी। वैसे तो खूबसूरती उम्र की मोहताज नहीं होती है, हालांकि हर किसी को खूबसूरत दिखना बेहद ही अच्छा लगता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे झुर्रियाँ अपने चेहरे पर अच्छी लगती होगी। जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, इसमें इन दिनों एजिंग एक काफ़ी कॉमन समस्या है। पहले तो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैल गई है। लेकिन कई लोगों को आज भी इसको लेकर कई सारे मिथ्स है। कई लोगों की एजिंग को लेकर धारणा जो है वो बेहद ही अलग है। तो आखिर एजिंग क्या होती है, ये कैसे होती है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हिताशा पाटिल मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमेशा ही आपसे कई सारी चीज़ें जानने मिलती है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एजिंग से। वैसे तो पहले इसको लेकर कोई इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल की जैसी लाइफस्टाइल हो गई है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, कई सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो एजिंग को लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गया। लेकिन कई बार जो एजिंग को लेकर है वो हर किसी की सोच अलग अलग है। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर एजिंग क्या है? ओके, सो एजिंग इज़, जैसे हमारी बॉडी एज होती है, हम छोटे रहते हैं, फिर टीनेज होते हैं, फिर हम लोग यंग एडल्ट्स बनते हैं, देन वी गो इनटू ओल्ड एज। सो एवरीबडी नोज़ कि हमारी बॉडी एज करती है। हम जैसे पार्टी कर सकते थे मे बी 18 में, वैसे हम 40 में नहीं कर सकते। जैसे हम खेलते कूदते थे एज अ टीनेजर, यू कांट डू इट एट 30 और 50। सो योर बॉडी इज़ एजिंग। बहुत सारे लोगों को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है व्हेन दे रीच देयर 30s और इवन इन देयर मिड 20s नाउअडेज। सो दैट इज़ ऑल्सो एजिंग। तो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो एज कर रहे हैं, आपके बोन्स, आपकी पूरी बॉडी एज कर रही है। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्किन भी एज करती है साथ साथ। जैसे हम बोलते हैं बेबी स्किन एकदम टेंडर, सॉफ्ट और बहुत प्यारी सी जेंटल होती है। देन एज यू एज दैट ऑल्सो चेंजेस। सो दिस इज व्हाट एजिंग इज इन अ वेरी शॉर्ट समरी। ओके, बेबी स्किन की आपने बात की, कहीं ना कहीं आजकल ये काफ़ी कम देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड आपसे एक सवाल था कि फेस एजिंग से रिलेटेड कई लोगों को क्वेरीज होती है, उन्हें पता नहीं होता है, तो आखिर ये क्या होती है? Okay, so aging as such I don't call it anti-aging because मुझे ऐसा लगता है कि aging as a जो स्पीयर है इन डर्मैट और इन कॉस्मेटोलॉजी, इट मोस्टली फोकसेस ऑन विमेन। 80% ऑफ द चंक दैट वी सी इज विमेन, आर फीमेल्स। सो आई डोंट कॉल इट एंटी एजिंग, आई कॉल इट प्रो एजिंग। बिकॉज व्हेन अ मैन एजेस, या फिर एक जब आदमी एज करता है तो हम उसको बोलते हैं एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, ठीक है। अगर बियर्ड थोड़ी सी ग्रे है या फिर हेयर थोड़ा ग्रे है, सो लोगों को वो अच्छा लगता है कि हाँ मैच्योर है, हैंडसम है, हंक है, वुल्फ है, बट ऑन द अदर हैंड फीमेल्स जब एज करती है तो उनको बुढ़ी, आंटी, एक्चुअली ये होता है। हाँ, ऐसे कपड़े क्यों पहने इसने, इसकी एज नहीं है पहनने के, या फिर ऐसा दिखने की। सो दैट इज अ वेरी बिग बायस इन आवर सोसाइटी। सो आई डोंट कॉल इट एंटी एजिंग बिकॉज women should have the right to age and age gracefully. Yes. So I call it pro aging, जहाँ पे you are not going to look like, if you are 40 you are not going to look like you are 20, you are going to look like 40, but you will look very beautiful, graceful, and dignified. ओके, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब बात की जाए एजिंग के साइंस की, तो अर्ली साइंस इसके क्या होते हैं? ओके, सो बहुत सारे लोग देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि व्हेन यू हिट योर 30s आपको थोड़े थोड़े फाइन लाइंस आने लगते हैं इफ़ यू लुक वेरी क्लोजली। पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं था, तो वो लोग जाने देते थे। बट बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, उसके वजह से स्किन जल्दी ड्राई हो रही है, उसमें फाइन लाइंस आ रहे हैं, पिगमेंटेशन का इशू बढ़ गया है। सो ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एजिंग ऑफ योर स्किन। दीज आर दी अर्ली साइंस। सो जैसे आँखों के पास थोड़ी लाइंस आना नीचे, या फिर ये क्रोस फीड बोलते हैं, ये आना, नेजोलेबियल्स आना, दीज आर कॉल्ड नेजोलेबियल्स, तो लाइन आना, पिगमेंटेशन होना, मतलब अनइवन स्किन टोन हो जाता है, एंड थोड़ा बहुत सैगिंग भी होने लगता है। इट इज़ नॉट वेरी इन योर अर्ली 30s और
in your late 20s, it is not very visible, but it starts to happen. ओके आपने जैसे अभी कहा कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और आजकल ऐसा भी देखना है कि एजिंग के सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा अर्ली दिखने लगे हैं। yes. तो क्या ऐसे फैक्टर्स है जो एजिंग को और एक्सेलरेट करते हैं? Yes. So like I said, smoking, alcohol, your lifestyle where you're not sleeping well. अगर आप 8 से 9 लड़कियों के लिए 10 घंटे की नींद नहीं हो रही है तो एजिंग की प्रोसेस जल्दी एक्सेलरेट हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो या सोडास कंज्यूम करते हो, शुगरी थिंग्स कंज्यूम करते हो, दैट ऑल्सो एक्सेलरेट्स योर एजिंग। सो दिस इज़ इन डाइट। अगर आप बिल्कुल आपकी लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, मतलब बैठ के ही आपका काम है मे बी दिन भर, आपके फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, दैट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अर्ली एजिंग। ओके, एंड स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर in early aging. मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। And one more thing, because आजकल के जो यंग जनरेशन है, they are working on their laptops, they have screens, lights है हमेशा हमारे चेहरे पे, बॉडी पे, ब्लू लाइट रेडिएशन के वजह से भी अर्ली एजिंग दिख रहा है। ओके मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में आजकल एजिंग को लेकर बहुत सारी क्रीम्स है, मतलब मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा ब्रांड बचा हो जो एजिंग से रिलेटेड क्रीम उसकी ना हो या कोई प्रोडक्ट ना हो। तो आपके हिसाब से सही कौन सा है, क्योंकि एक डर्मेट ही सही चीज़ बता सकता है। ओके, सो बहुत सारे ऐसे पाउडर्स है, बहुत सारी क्रीम्स है जो एज एंटी एजिंग बेचते हैं लोग, बट अगर कोई ऐसा है कि टाइटनिंग के लिए कोई आपको क्रीम दे रहा है तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओनली प्रोसीजर्स विल हेल्प इन टाइटनिंग। हाँ, इफ़ यू वांट टू फाइट योर अर्ली रिंकल्स मे बी या फिर पिगमेंटेशन, तो that will work. The best anti-aging cream on this earth that I have already said is sunscreen. Okay, sunscreen से टैनिंग भी कम होती है, आपका इवन टोन रहता है, पिगमेंटेशन तो कम रहता ही है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर रिंकल्स एंड जल्दी रिंकल नहीं होते। सो अगर आप सनस्क्रीन, आप अगर सोचो इफ़ यू आर यूजिंग योर सनस्क्रीन सिंस यू आर 18 एंड नाउ यू आर 35, तो उसका कितना डिफरेंस दिखाई देगा। So that is the most potent cream on this earth, that is the anti-aging, which is the sunscreen. Sunscreen is perfect solution. Okay. और जैसे आपने कहा कि अगर सनस्क्रीन की पहले मतलब 18 के एज से शुरुआत की जाए तो जब आप 32 या 35 के होगे तो उसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई चीज़ हमारे साथ होती नहीं, उसके पूरे इफेक्ट्स नहीं दिखते, उसके बाद ही हम लोग चीज़ें, उसके बाद ही हम लोग प्रिकॉशंस लेना शुरू करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि एजिंग की अगर बात की जाए तो सही एज उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसके प्रिकॉशंस के लिए क्या होनी चाहिए? So the right age to start anti-aging procedures is 25. Actually, it is 25 क्योंकि जैसे you hit 25, 1% of your collagen keeps on reducing every year. So 1% अगर collagen हर एक ईयर जा रहा है तो अगर आप 60 हो, 50 हो तो कितना चला जाएगा? So I will not recommend कि आप directly invasive procedures करो या botox, threads, fillers, कुछ भी at 25 not required. But yes, some peels can be done, some medifacials can be done. So जो आपके concerns है उस time, maybe if you still have acne या फिर pigmentation बढ़ रहा है या फिर dry skin हो रहा है, so treat all that and keep on doing something in the clinic so that when you hit 40 or 50 you don't have to do a lot of work. ओके कहीं ना कहीं मतलब अगर पहले से शुरुआत की तो ज़्यादा बेटर रहता है। बात कीजिए हमारे देश के टिपिकल इंडियंस की, तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि घरेलू नुस्खे हम लोग दादी नानी वाले हमेशा अपनाते, कोई भी चीज़ हो वो, और स्किन से रिलेटेड नुस्खे तो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पर इतने वायरल हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एजिंग के लिए घर पे होम रेमेडीज क्या इस्तेमाल की जा सकती है? सो होम रेमेडीज एज सच तो मैं कोई भी रेकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। अगर आपका मे बी यू वांट टू यूज़ कर्ड जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो आप वो थोड़ा सा, अगर आपकी स्किन ड्राई है दैट विल हेल्प यू। अगर आप हल्दी इस्तेमाल करते हो या सैंडलवुड इस्तेमाल करते हो दैट विल रिड्यूस योर पिगमेंटेशन, बट एज सच कुछ फर्म नहीं करने वाला है आपका फेस, या फिर जो सैग है या रिंकल्स है वो जाने नहीं वाले हैं। बट येस, व्हाट यू कैन डू एट होम इज़ यू कैन लुक इनटू योर डाइट। आप शुगर कम खाइए, आप जो बाहर का अगर जंक खा रहे हो तो वो कम खाना है आपको। अगर यू कैन टेक सीजनल फ्रूट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स। और लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल अगर आप अच्छा रखें, मतलब टाइम से उठना है, फिक्स टाइम पे उठिए, फिक्स टाइम पे सोइए, 6 to 10 आवर्स का स्लीप साइकिल रखिए। इवन योर फूड ईटिंग टाइम शुड बी फिक्स्ड। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो यू विल सी कि आपका इन ऑल योर बॉडी विल एज वेल।
ओके मतलब डाइट प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर आपका स्लीप शेड्यूल होना चाहिए, तो आपकी बॉडी भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी कहीं ना कहीं। बात की जाए अगर हम लोग इन क्लिनिक प्रोसीजर डर्माटोलॉजिस्ट जो करते हैं तो वो किस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है? ओके, सो देर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स इन आर क्लिनिक्स। इट डिपेंड्स कि आपका कंसर्न क्या है, ठीक है। अगर आप मे बी अर्ली 30s में हैं और आपको थोड़े थोड़े यहाँ पर विंकल्स दिख रहे हैं या फिर यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ के लिए वी कैन डू बोटॉक्स, जिससे जो व्रिंकलिंग का जो लाइन है जब वो मसल यूज़ होता है कम हो जाता है और वो दिखता नहीं है। सो इट इज़ नॉट दैट कि आपको हर महीने करना पड़ेगा या फिर अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो चला गया तो मुझे रिपीट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू इट वंस, यू कैन सी हाउ यू फील एंड देन यू कैन मेंटेन इट। Apart from that, if you are in your like mid 30s या 40s, you are approaching your 40s, तो आप अगर आपका स्किन थोड़ा सैग हो रहा है या फिर आपको मे बी हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ पिगमेंटेशन आ रहा है, तो हम लोग आपके लिए लेज़र टोनिंग कर सकते हैं, पील्स कर सकते हैं, और कोलैजन बूस्ट करने के लिए हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं लाइक MNRF, वो भी आप कर सकते हो। ओके मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे आपने प्रोसीजर्स की बात की, तो राइट एज क्या है उन प्रोसीजर्स को स्टार्ट करने की? ओके, सो प्रोसीजर्स एज सच एज के साथ नहीं होते, इट डिपेंड्स ऑन द कंसर्न। तो अगर कोई फीमेल है हु इज़ 18 years old बट उसको एक्ने के स्कार्स हैं, तो हम लोग उसके लिए MNRF करते हैं। बट सेम अगर कोई फीमेल है या फिर मेल है जिसको फेस सैगिंग हो रहा है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कोलैजन बूस्टिंग करना चाहिए ताकि उनको थोड़ा फर्मनेस मिले, तो उसके लिए भी हम MNRF कर सकते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द कंसर्न। ओके, अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो किस हिसाब से मेंटेनेंस करना पड़ता है? ओके, सो इफ़ यू हैव स्टार्टेड योर प्रो एजिंग लाइक आई कॉल इट, तो महीने में एक बार जाके आप आपके डर्मेट के साथ लेज़र टोनिंग और पील्स कर सकते हो। बहुत सारी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं जो सैलून में जाके एक बार तो फेशियल करते ही हैं। मेल्स जब हेयर कट करते हैं तो उनको वो कुछ रेकमेंड करते हैं और फिर वो फेशियल करके आ जाते हैं, ठीक है। एंड फीमेल्स मोस्टली फॉर रिलैक्सेशन, लाइक अगर कोई घर में हाउस वाइफ है तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए महीने में एक बार वो फेशियल कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं। तो उसके बदले इफ़ यू गो फॉर मेडी फेशियल्स दैट विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। सो दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस, कि आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कुछ कर रहे हैं जो आपका कंसर्न रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम रिड्यूस कर रहा है। सो लाइक आई सेड, लेज़र टोनिंग एंड पीलिंग कर सकते हैं आप, मेडिफेशियल्स कर सकते हैं, और अगर 6 महीने में एक बारी या 3 महीने में एक बारी थोड़े टाइटनिंग प्रोसीजर्स किए जाएं, MNRF या फिर हाईफू जो नॉन इन्वेजिव होता है, इसमें नीडल्स वगैरह कुछ भी नहीं होती है, जस्ट फॉर अ लिफ्ट यू कैन डू दैट एंड इट गिव्स ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। ओके, आपने अभी जिक्र किया कि कैसे चीज़ें जो है अपने मेंटेनेंस के लिए यूज़ की जा सकती है। कहीं ना कहीं आपने सैलून का भी जिक्र किया और जैसा आपने कहा कि क्लीन अप या फिर फेशियल ऐसे ही, मतलब अगर सैलून में चले गए तो मेंस को डायरेक्ट शेविंग कराते हुए क्लीन अप सजेस्ट कर लेते और वो लोग कर लेते। वेल, इससे जुड़े कई सारे मिथ्स भी हैं और मैं जैसे लास्ट एपिसोड में लेके आई थी मिथ्स की एक पूरी लिस्ट, आज भी मैं लेके आई हूँ। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि एंटी एजिंग क्रीम रिवर्स फाइन लाइंस, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सो एक ही एंटी एजिंग क्रीम ऐसी है विच कैन समहाउ वर्क ऑन एग्जिस्टिंग लाइंस, दैट इज अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम, दैट इज अ ट्रेटिन और अ रेटिनॉइड। ओके, सो बट वो आपको एक डर्मेट के पास जाओगे तभी मिलेगी। सो दैट इज वन थिंग, एंड रिवर्स आई थिंक एज सच उस क्रीम के अलावा तो कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट। ओके, जैसे हमारे अभी डिस्कशन हुआ था कि फेशियल वगैरह जो किया जाता है, तो कई बार ये भी कहा जाता है ब्यूटी पार्लर या फिर मेंस को भी ये कहा जाता है कि ये फेशियल कर लो, एंटी एजिंग या फिर एजिंग की जो तुमको समस्या है वो नहीं होगी। कितना सच है? नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है। ये तो बिल्कुल झूठ है। कोई भी सी इफ़ यू मसाज योर फेस, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, थोड़ा मसल टॉट लगता है, तो थोड़े टाइम के लिए आपका फेस अच्छा लगेगा, प्लम्प लगेगा, थोड़ा फ्रेश लगेगा, थोड़ा लिफ्टेड भी लगेगा, बट इट इज़ नॉट एंटी एजिंग टूल, नो, नॉट एट ऑल। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ 30 साल की उम्र के लोगों के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक आई सेड, 25 से आप शुरू कर सकते हो आपका प्रो एजिंग और एंटी एजिंग रेजीम, इफ़ यू वांट टू कॉल इट। सो यू कैन गो अहेड इफ़ यू आर 25 एंड यू कैन डू सर्टन प्रोसीजर्स, यू कैन buy certain creams, go to a dermat,
आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं एजिंग की समस्या है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और कम एज के लोगों में भी देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों में मतलब वो कम एज में दिखने को मिलती है, उनका ये मानना होता है कि वो जेनेटिक है। कितना सच है ये? Okay, so it is actually true. Genes do play a very major role in aging. Okay. So if I give you an example, मेरा example जैसे मैं मेरी मॉम जैसी लगती हूँ. So when I look at her face, I know कि down the line 20 years मैं ऐसी मेरा aging ऐसा ही होने वाला है. So you get a very good genetic clue in your parents. You can look at them and see कि उनके अभी क्या issues है. Most probably 60-70% you are going to get those issues. तो start working पहले से ना. मतलब क्यों, why to wait till that? Okay. मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि क्योंकि यूजुअली बहुत लोगों को लगता है कि केमिकल्स जो है एजिंग के लिए और भी हार्मफुल हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात? केमिकल्स इज मतलब ऐसा वो वर्ड को इतना ज़्यादा अब्यूज़ कर दिया है लोगों ने, केमिकल 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 बोल के। अभी पानी भी तो एक केमिकल फॉर्मूला ही है ना, पानी है, फूड है, वो केमिकली रिएक्ट करके डिजॉल्व होता है आपकी बॉडी में, मेटाबोलाइज होता है। सो केमिकल इज़ नॉट अ बैड वर्ड, ओके। सो जैसे अगर एलोवेरा के अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एलोवेरा के एटलीस्ट 400 टाइप ऑफ स्पीशीज़ होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, घर में एलो मिलता है हमको, एलोवेरा इंडियंस के पास तो रहता ही है, वो निकाल के हम लोग मतलब लगाने लगते हैं। बट आउट ऑफ दैट 400 सिर्फ 3 से 4 ही है जिनमें वो मेडिसिनल वैल्यू है जो आपकी स्किन को हेल्प करेगा। सो what is the point? There is no point. मतलब हम लोग एक्चुअली घर के बाजू में अगर एलोवेरा होता तो उसको भी लगा लेते हैं। सो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर होके आते हैं, जिनमें प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर परसेंटेज ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क, वो पैकेज होके आपको ऑलरेडी मिल रही है। सो व्हाई आर यू नॉट यूजिंग दैट? क्योंकि ये जो क्रीम्स होते हैं, स्पेशली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो क्रीम्स आती हैं मार्केट में, दे गो थ्रू वेरियस टेस्ट्स एंड देर आर मेनी पेपर्स एंड देर आर मेनी वॉलंटियर्स जो ये क्रीम पहले यूज़ करते हैं। हम उसका एफिशिएंसी चेक करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, अच्छे इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और उसके बाद ही वो मार्केट में आता है। सो chemical is not a taboo, it is actually a very good thing and you should rely on it. Okay. कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वाले आज के ज़माने में कई सारी चीज़ें ट्रेंड करती है और स्किन से जुड़ी अगर कोई भी रील वगैरह आया तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करने लगता है। और इसमें इन दिनों फेशियल योगा, इसको भी लेकर कई सारी बातें कही जा रही है। लोगों का कहना है कि फेशियल योगा और एजिंग का संबंध है। क्या बताएंगे आप? ओके, सो फेस योगा मैं एंटायरली उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आप फेस योगा करते हो तो आपको थोड़ा रिलैक्सिंग लगता है, थोड़ा कुछ लोग तो बोलते हैं कि रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फेस योगा कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी टेक्निक अच्छी हो, क्योंकि कभी कभी हम लोग रॉन्ग मसल यूज़ करके चीज़ें ख़राब कर देते हैं। Okay. कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि वो बोलते हैं हम फेस योगा कर रहे थे, अभी यहाँ से ये तो मेरा स्लिम लग रहा है पर ये वाला मेरा यू नो इट हैज़ चेंज्ड। सो टेक्निक होनी चाहिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज योर फेस एज कम्पेयर टू प्रोसीजर्स, बट या अगर आपको डेली रिलैक्स करने के लिए करना है, गौशा यूज़ करना है, जेड रोलर यूज़ करना है, बिकॉज यू फील गुड, आप कर सकते हैं। रिलैक्स के लिए आप कर सकते हो, पर उसके लिए भी टेक्निक आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। वेल ऐसी ही इन दिनों कोलाजन ड्रिंक्स की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और लोगों को लग रहा है कि एजिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। आप कितना इसको सही ठहराते हो? ओके, सो कोलाजन ड्रिंक्स वर्क एंड दे डोंट वर्क। ओके, सो बहुत कम ऐसे कोलाजन पाउडर्स अभी मार्केट में हैं जो एक्चुअली मेटाबोलाइज होके आपके स्किन पे कोई असर दिखाएंगे। ये क्या है, हम ड्रिंक पिएंगे, वो मेटाबोलाइज होगा और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्प करेगा, पर क्या वो डायरेक्टली फेस पे शो होने वाला है? द चांसेस आर वेरी लेस। कोलाजन से कुछ भी टाइट नहीं होने वाला है, लिफ्ट नहीं होने वाला है। क्या देखना, मतलब आप फ़र्क क्या देख सकते हो कि थोड़ा जो आपका ड्राइनेस है मे बी ऑल ओवर योर बॉडी और योर फेस वो कम हो गया है, थोड़ा प्लम लग रहा है स्किन, थोड़ा सा ग्लो आ रहा है, फ्रेश लग रहा है फेस, या फिर आपके हेयर अच्छे ग्रो हो रहे हैं, थोड़ा शाइन आया है। दोज आर द चेंजेस दैट यू कैन सी विद कोलाजन। बट ये जो मार्केटिंग है कि एंटी एजिंग एंड सैग चला जाएगा, रिंकल चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने कोलाजन के बारे में बताया, कोलाजन ड्रिंक के बारे में आपने बताया कि इतना अफेक्ट वो नहीं करता, बट अगर हम लोग फेस की बात करें, उसमें इंक्रीज करना हो तो उसके प्रोसीजर्स क्या है? ओके, सो अगर आपको सिर्फ फेस पे फोकस करना है एंड यू वांट टू
increase the collagen there, then only procedures can do that. No cream ointment is going to do it. Okay. So procedures कौन से हैं? डर्मा पेन हम इस्तेमाल करते हैं जो कोलाजन बूस्ट करता है, प्लाज्मा थेरेपी है जो इंक्रीज़ कर सकता है कोलाजन, देन देर इज़ MNRF जैसे मैंने पहले भी बोला वो भी इंक्रीज़ करता है, एंड देर इज़ हाईफू जो नॉन इन्वेजिव है, आपको दर्द नहीं होता है, वो भी आपका कोलाजन इंक्रीज़ करता है, सैगिंग कम करता है, टाइटनेस देता है. सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस इफ यू वांट टू गो फॉर योर फेस. ओके, मतलब ये 50-50 है और ये प्रोबेबिलिटी भी हम अश्योर नहीं कर सकते. Yes. वेल, बोटॉक्स की भी इन दिनों चर्चा हो रही है काफ़ी, और कई लोगों को लगता है कि ये स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है. तो कितना इसमें सच्चाई है, क्या बताएंगे? सी, बोटॉक्स इज़ अ वेरी वेल रिसर्च्ड मॉलिक्यूल. ठीक है, ये सिर्फ रिंकल्स के लिए यूज़ नहीं होता है. किसी को अगर माइग्रेन होता है उसके लिए यूज़ होता है, किसी को यहाँ जॉज में दर्द होता है क्योंकि उनका जॉ लॉक रहता है यहाँ पे, सो हम लोग वहाँ पे भी उनको देते हैं. और भी बहुत सारे उसके लाइक मेडिकेटेड यूजेस है. सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एंटी एजिंग. अगर आप बोटॉक्स लेते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर बॉडी, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो इनटू योर बॉडी और पैरालाइज योर मसल. हाँ, 4 से 6 महीना उसका इफेक्ट रहेगा, उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा. उसके बाद आपको रिपीट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट. सो या, इट्स टेम्पररी एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ. ओके. और मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस अवेलेबल है. वेल, एक जाते जाते आपसे एक बहुत ही छोटा सवाल था. सभी दर्शकों को आप एक टिप क्या देंगे? ओके, सो एजिंग इज़, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, इट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन योर लाइफस्टाइल. सो लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, कंज्यूम लेस ऑफ शुगर, अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, स्लीप ऑन टाइम, हैव 6 to 10 hours ऑफ स्लीप इन जनरल, स्ट्रेस थोड़ा कम करो, एंड फूड आप रेगुलरली टाइम टू टाइम लेते रहिए, एंड न्यूट्रिशन डेंस फूड लीजिए विच इज़ लोकल ऑल्सो. यू डोंट हैव टू go and buy an avocado to get nutrition. You get it in amla also, so you should go local. Apart from that, please don't be afraid of chemicals because they are here to save you. and अगर आपको एंटी एजिंग के लिए कुछ करना है तो घर से अच्छा है कि आप एक डर्मैट के पास आइए. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो सेफ है, इफेक्टिव है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. मतलब घरेलू नुस्खों की जगह एक डर्मैट के पास जाइए, वो आपको सही राह दिखाएंगे. साथ ही अच्छी स्किन के लिए अच्छा डाइट रखिए, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, स्लीप शेड्यूल को भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किए. तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना एजिंग के बारे में, क्या होती है, किस तरीके से इन क्लिनिक इसके प्रोसीजर होते हैं, इसके जितने भी मिथ्स थे उसके बारे में हमने जाना. और हिताशा मैम ने हमें ढेर सारी बातें बताई. थैंक यू सो मच मैम, वी वर ग्लैड टू हैव यू विद अस टुडे. और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी. तो ऐसे ही स्किन और हेयर से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन को लेकर हिताशा मैम हमारे साथ जुड़े रहेगी. पर फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही. फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नए और फ्रेश एपिसोड के साथ. टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना स्किन का ख्याल रखिए और देखते रहिए UCN.